Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 13 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of my channel. And now we discuss practice paper 13. So the very first question of this paper is, in which year John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actors of Shakespeare, published the first folio? कि कौन सी ईयर में जॉन हिमिंग्स एंड हेनरी कंडेल ने, जो कि शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे, इन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था किस ईयर में, ये आपको बताना है। 1622, 1623, 1624 या फिर 1625। सो द राइट आंसर इज़ 1623। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो? आपको बताना है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें इनमें से कौन सा प्ले इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, कौन सा प्ले शामिल नहीं था? पेरिकल, प्रिंस ऑफ टायर, द टेम्पेस्ट, हैमलेट या फिर कॉरियोलैनस। सो द राइट आंसर इज ए, पेरिकल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसां मूवमेंट? यानी कि जो रेनेसां मूवमेंट था वो किस प्रकार का मूवमेंट था? क्या वो रिलीजियस टाइप का मूवमेंट था, ट्रेडिशनल था, सोशियोलॉजिकल था या फिर कल्चर था? सो ये एक कल्चर मूवमेंट था। सो आंसर इज डी, कल्चर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर? यानी कि कौन से मूवमेंट ने इटालियन स्कॉलर्स को इंस्पायर किया था फिलोसफी एंड लिटरेचर को पढ़ने के लिए? सो ऑफकोर्स रेनेसां मूवमेंट इंस्पायर इटालियन स्कॉलर टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रेनेसां आपका ना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल वर प्लेड बाई शेक्सपियर हिमसेल्फ ऑन द स्टेज? यानी कि आपको क्या बताना है कि जो शेक्सपियर थे, जो विलियम शेक्सपियर ने खुद किए थे स्टेज पर, मतलब अपने प्ले के अंदर उन्होंने खुद ही रोल प्ले किया था, वो कौन से थे? द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट, मतलब एज यू लाइक इट में एडम का रोल, द रोल ऑफ घोस्ट हैमलेट फादर इन हैमलेट, द रोल ऑफ कोरस इन हेनरी फिफ्थ, किंग जंकन इन मैकबेथ। ठीक है, सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये जो सभी प्ले हैं, यानी कि एडम, घोस्ट, मतलब एडम का रोल इन एज यू लाइक इट एंड घोस्ट बने थे वो हैमलेट में, उन्होंने घोस्ट का रोल किया है, और कॉरस का रोल हेनरी फिफ्थ में करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, ये बताना है आपको। विलियम कैक्सटन, विलियम डस, विलियम कैंटस, विलियम शेक्सपियर। सो द राइट आंसर इज ए, विलियम कैक्सटन एस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, है ना। सो ए आपका सही हो जाएगा। विलियम कैक्सटन थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश कराया था इंग्लैंड में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉल्ड शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट एज मोनालिसा ऑफ लिटरेचर? ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो हैमलेट है उसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है। किसने कहा है ये आपको बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problem, T.S. Eliot in his essay Metaphysical Poet, Matthew Arnold in his essay On Criticism, Dr. Johnson in the plays of William Shakespeare। किसने कहा है? सो हैमलेट को मोनालिसा कहने वाले T.S. एलियट हैं, जिनका ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसमें इन्होंने हैमलेट को मोनालिसा कहा है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री का फादर इसे माना जाता है। सो ऑफकोर्स चौसर हैं। चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, चौसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विद 4000 लाइन्स एंड 29,000 वर्ड्स विच इज़ द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले? यानी कि आपको ये बताना है कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है जिसमें 4000 से भी ऊपर मतलब ज़्यादा लाइन्स हैं और 29,000 से भी ज़्यादा क्या है उसमें वर्ड्स हैं। सो द ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, जूलियस सीजर या फिर हैमलेट। सो ऑफकोर्स हैमलेट इज़ द राइट आंसर। सो डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विद 1000
लाइन्स एंड 40,000 वर्ड विच इज़ द शॉर्टेस्ट शेक्सपियरियन प्ले, यानी शेक्सपियर का सबसे जो शॉर्टेस्ट प्ले है वो आपको बताना है, जिसमें कि 1000 मतलब 1787 लाइन है और 14,369 वर्ड्स हैं, है ना। तो शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है विलियम शेक्सपियर का? द कॉमेडी ऑफ एरर्स, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, जूलियस सीजर, हैमलेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है 11, क्वेश्चन नंबर 11। अ कैजुरा इज़ ए डैश इन अ लाइन, यानी कि एक लाइन में, एक पोइट्री की लाइन में जो कैजुरा है वो क्या है? ठीक है, तो जो एक लाइन होती है पोइट्री की, उसमें जो पोज आता है, मतलब जो फुल स्टॉप है, उसी को कैजुरा कहते हैं, उस ब्रेक को कैजुरा कहते हैं पोइट्री की लाइन में। ठीक है, सो आपको जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, पोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ पोइटिक लाइसेंस? पोइटिक लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्सिफिकेशन, रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री, लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोइट्री, पोइटिक नॉर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लिबर्टी। जो पोइटिक लाइसेंस है उसका मतलब है कि जो पोइट है उसको लिबर्टी होना, जो भी पोइट्री वो लिखेगा उसमें उसे लैंग्वेज और फैक्ट और जो भी वो लिखना चाहता है वो सब कुछ लिख सकता है, तो लिबर्टी से है उसका रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच शेक्सपियरियन प्ले द फेम्ड लवर आर डिस्क्राइब्ड एज स्टार क्रॉस्ड, यानी कि कौन सा विलियम शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसमें स्टार क्रॉस लवर को डिस्क्राइब किया गया है? So of course Romeo and Juliet are described as star-crossed lovers. So the right option will be A, Romeo and Juliet. Next है question number 14. Why the theatres were closed during 1592 and 1593 in England? यानी इंग्लैंड में जो थिएटर हैं वो क्यों क्लोज हो गए थे? मतलब 1592 एंड 1593 के टाइम पीरियड में जो ये जो थिएटर हैं वो क्यों क्लोज हो गए थे, ये बताना आपको। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ सिविल वार छिड़ गया था वहाँ पर, द आउटब्रेक ऑफ प्लेग, या फिर प्लेग फैल गया था। ठीक है, सो आपका जो आंसर है, आंसर इज़ बी, द आउटब्रेक ऑफ प्लेग है ना, फैल गया था इंग्लैंड में। ठीक है, 1592 एंड 93 में। कई वजह से बार बार इंग्लैंड में क्लोज हुए हैं, कभी प्लेग की वजह से, कभी किसी और वजह से, और ये भी ऑप्शंस हैं, द आउटब्रेक ऑफ SARS, द आउटब्रेक ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म डायस्टोपिया इन प्लीज, इसका मतलब बताना है आपको डायस्टोपिया का। प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड, या फिर अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ये। ठीक है, और जो प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है वो होता है यूटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल? जो ये प्रोलेटेरियन नोवेल होता है इसकी थीम क्या होती है ये बताना है आपको। एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास, या फिर वर्किंग क्लास। सो आंसर इज़ डी, वर्किंग क्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ पोइट्री, यानी कि इनमें से कौन सा पोइट्री का मुख्य फीचर नहीं है? ठीक है, नहीं है ये बताना है। इट यूजेज लैंग्वेज, इट यूजेज रिदम, इट इज़ रिटन इन वर्स, इट यूजेज हारमोनी। ठीक है, तो नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है? तो इट इज़ रिटन इन वर्ड, ये इसका फीचर्स नहीं है। सो आंसर इज़ सी। ठीक है, आंसर जो सी है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। बिल्कुल, विदाउट लैंग्वेज तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ होता है। इट यूजेज रिदम, है ना, ऑफकोर्स रिदम का यूज़ होगा पोइट्री के अंदर। इट यूजेज हारमोनी, ये भी होता ही है ना। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस वर्ड्स में हो, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो, यानी कि एक ट्रेजिक हीरो के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है? गुड होना, कंसिस्टेंट होना, मस्ट बी ए मेल ऑफ हाई स्टेटस, या फिर उसका स्टेटस हाई होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेजिक हीरो है मस्ट बी मेल, ये जो ऑप्शन है आपका सी वाला, ये सही हो जाएगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेजिक हीरो होगा वो मेल ही होगा, है ना, वो फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव, इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव है? जैसे होमरिक एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी और डिथीरैम पोइट्री। सो आपका ए वाला सही हो जाएगा आंसर, होमरिक एपिक। होमरिक एपिक कंटेन्स ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, एरिस्टोटल सेज
एरिस्टोटल कहते हैं दैट ए प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज़। ठीक है, एरिस्टोटल का क्या मानना है कि जो प्लॉट है उसमें यूनिटीज़ होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द थ्री यूनिटीज़। तो जो यूनिटीज़ उन्होंने प्ले के लिए बताई हैं उनमें से कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ बतानी है। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम या फिर यूनिटी ऑफ करेक्टर। तो ठीक है, ये तीनों की तीनों यूनिटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं प्लॉट के लिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ करेक्टर कोई यूनिटी नहीं बताई है, तो आपका जो आंसर है आंसर इज़ डी। ठीक है, यूनिटी ऑफ करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द पोएम डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ इज़ ऑल्सो नोन बाय द टाइटल। यानी कि जो डैफोडिल्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, इसका अनदर टाइटल आपको बताना है। आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, आई वॉक लोनली ऑन द रोड, आई टॉक ए लोनली गर्ल, आई वॉन्डर विद ए लोनली क्लाउड। ठीक है, तो आपका इसका बताना है। सो अनदर जो इसका टाइटल है वो है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है पोएम की वही इसका टाइटल है। सो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। यानी कि एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताई है ना उसका पार्ट नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। इट अराउजेज पिटी एंड फियर, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, इट इज़ परफॉर्म रादर देन नरेटेड। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, पिटी एंड फियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सही है इनका स्टेटमेंट। इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला एरिस्टोटल ने, है ना, कि इसमें अनहैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, तो बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, ये बताना है आपको कि फ्रेंडशिप इज़ द सेल्टरिंग ट्री। यानी कि जो फ्रेंडशिप है वो एक सेल्टरिंग ट्री होता है। सो इसमें मेटाफर, सो ऑप्शंस हैं सिमली, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल एंड मेटाफर। सो आंसर इज़ मेटाफर, है ना, मेटाफर आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मिल्टन दाउ सोडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ए है ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, सिमली। सो आंसर इज एपोस्ट्रोफी, है ना, इसमें क्या है मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर एपिथेट या फिर हाइपरबोल या फिर हाइपरबोली, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इंडियन हैं, हमारी भाषा थोड़ी है अंग्रेजी, है ना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है इस लाइन्स में कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर आइज़, ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर आइज़, जहाँ ब्यूटी की जो लस्टर आइज़ हैं वो नहीं हो सकती है ना, ये इस लाइन में बोला जा रहा है। तो क्या ब्यूटी की लस्टर आइज़ हो सकती हैं, ब्यूटी की लस्टर आइज़ नहीं होती हैं, इंसानों की होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी मानवीकरण। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज फ्रेजेज अपीयर ऑन शेक्सपियर ग्रेव स्टोन। यानी कि शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर कौन सा फ्रेज लिखा हुआ है ये आपको बताना है। मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस, ही रिक्वेस्टेड not to write anything, he arrived on this earth with nothing, when he died he left everything to us। तो ये ऐसा नहीं है कुछ भी, डी आपका सही हो जाएगा। क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वीनस एंड एडोनिस इज़ ए पोएम बाय। ये जो वीनस एंड एडोनिस है इज़ एन पोएम किसके द्वारा ये लिखी गई है, जॉन मिल्टन, पी.बी. शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम शेक्सपियर। So everybody knows Venus and Adonis is written by William Shakespeare. So the right option will be D.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है, ठीक है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई वॉन्स। सो ये है उनका पूरा के पूरा एपिटैफ विलियम शेक्सपियर का। ये उनका ग्रेवस्टोन, मतलब जो उनके टॉम पर लिखा गया है, जो लाइन्स हैं वो पूरी लाइन्स ये हैं, ठीक है। सिमिलिन एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, शेक्सपियर्स टॉम्स, ऑफ कोर्स द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वे फ्रॉम द लाइन्स। ये लाइन्स हैं जो कहाँ से ली गई हैं। फियर नो मोर दैट हीट्स द सन, नो नॉट द फ्यूरियस विंटर रेजेस, दाउ द वर्ल्डली टास्क हैज़ डन, होम आर्ट गॉन एंड देन द वेजेस। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं आपको बतानी है। सो ऑप्शन है यहाँ पे सिमलिन, मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर एंड हैमलेट। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं ना ये सिमलिन से ली गई हैं। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। यहाँ पर फियर नो मोर देन हीट्स द सन, इसका मतलब यहाँ पे जो इस लाइन का सार है वो ये है कि मतलब कितना भी अंधेरा हो, है ना, कितना भी अंधेरा हो, लेकिन जो सूरज की एक किरण निकलने के बाद वो एकदम से क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, सूरज की किरण निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही इसका सार है कि हमारे मन में भी कितनी भी निराशा हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो, डर हो, लेकिन आशा की एक किरण से वो भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वीनस एंड एडोनिस बाई शेक्सपियर वॉज रिटिन इन स्टैंजा ऑफ, यानी वीनस एंड एडोनिस जो विलियम शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है किस कौन सी स्टेंजा में लिखी गई है, मतलब लाइंस में 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 9 लाइन्स। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ये 6 लाइन्स में लिखी गई है वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट है 32, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रिस बिलोंग टू, यानी कि जो वीनस है और ये एडोनिस और ये जो रेप ऑफ लुक्रिस है ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं इनके वर्क। सो नैरेटिव पोइम्स हैं ये दोनों की दोनों इनकी विलियम शेक्सपियर की। सो आपका जो ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है एज ए, क्योंकि वो इंग्लैंड के नेशनल पोइट हैं तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, मास्टर ड्रामाटिस्ट, सुप्रीम पोइट, बार्ड ऑफ लंदन या फिर बार्ड ऑफ एवॉन। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से विलियम शेक्सपियर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ये बुक ये किसके द्वारा लिखी गई थी बताना है आपको। ठीक है, AC ब्रेडली, एडवर्ड ब्रेडली, FH ब्रेडली या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रेडली। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, AC ब्रेडली रोड दिस सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शाइलॉक इज़ अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स, यानी कि जो शाइलॉक है वो शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर करेक्टर है। सो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक हमें मिलता है। ठीक है, सो बी आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वोमैन करेक्टर। शेक्सपियर के जो वोमैन करेक्टर्स हैं उनमें फोर्थ विच के नाम से कौन जाना जाता है, किसे जाना जाता है। ठीक है, डेस्डेमोना, गर्टूड, लेडी मैकबेथ या फिर कॉर्डेलिया। So Lady Macbeth is known as the fourth witch among the Shakespeare's women characters. So the right option will be C. Next है question number 37. The name of Macbeth's wife in Shakespearean play. ठीक है, जो शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है बताना है आपको। कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डेमोना, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो कॉर्डेलिया ये तो किंग लियर में है, उसकी जो थर्ड बेटी है हमें पता है किंग लियर की। डेस्डेमोना इज़ द वाइफ ऑफ ओथेलो, कैलिफोर्निया इज़ द वाइफ ऑफ सीजर। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द एवर। इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि जो मैकबेथ है उसकी वाइफ का नाम तो लेडी मैकबेथ था ना, हमें पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, यानी कि शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है उसमें ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है आपको बताना है, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच या फिर नन ऑफ दिस।
सो आंसर इज़ जी, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो लाइंस हैं ये लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं मैकबेथ में, है ना। उसको वो इंसाइट करती है उसको डंकन को मारने के लिए। तो उसे तो हम फोर्थ विच के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं है फोर्थ विच, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, तो आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट है 39, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। ठीक है, यानी इसमें से जो ऑड वन है वो आपको बताना, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट या फिर टेम्पेस्ट। सो आपका जो ऑड वन क्वेश्चन है इसमें वो हो जाएगा आपका टेम्पेस्ट, क्योंकि जो किंग लियर है, ओथेलो, हैमलेट, ये तीनों की तीनों क्या है, ये ट्रेजेडी की कैटेगरी में आती है ना। टेम्पेस्ट क्या है आपका ड्रामेटिक रोमांस है। डी क्वेश्चन नंबर 40 है, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पी ऑन लर्टिस। ये जो पोलोनियस है ना वो फ्रांस किसको भेजता है, लर्टिस पर नज़र रखने के लिए है, आपको बताना है। तो ये जो पोलोनियस है ना ये एक ऐसा शख्स है कि जिसे सबके फटे में टांग अड़ानी होती है, सबके पर इसे नज़र रखनी है, इसे गर्टरूड पर नज़र रखनी, इसे हैमलेट पर नज़र रखनी है, इसे अपने बेटे लर्टिस को भी देखना है, इसे ऑफेलिया की भी जासूसी करनी रहती है। ठीक है, इसका ये नेचर है। तो ऑप्शन है रेनाल्डो, ऑफेलिया और ये गिडो और मर्सिला। सो आपका ए सही हो जाएगा ना, रेनाल्डो। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। ठीक है, इस प्ले में जो टोटल कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है ये बताना है, 2, 5, 7, 8। सो टोटल जो डेथ हुई है इस प्ले के अंदर वो हुई है 8, है ना। सो आंसर इज़ डी। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर, हु स्पीक द फेमस कोट टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये सॉली लकी है जो कि फेमस कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर का हैमलेट ने बोली है। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। जो हैमलेट है शेक्सपियर का, उसका कंप्लीट टाइटल आपको बताना है। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सो ऑफकोर्स द ए विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि डेनमार्क का प्रिंस है ये, है ना। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये सही हो जाए।